हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पहले बेस्ट में। तो दोस्तों आज के हम लोग क्लास करेंगे प्रकाश से सेकंड चैप्टर रहेगा। यहाँ से हम लोग टोटली क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। 2 वीडियो में सारा क्वेश्चन हम लोगों का खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि एग्जाम शुरू हो चुका है और यहाँ से आपको अधिकतर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो जाता है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जामों में 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस अधिकतम मात्रा में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आपको यह बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ से क्वेश्चंस कवर करने का। आपको मैं बता दूं कि 80% मैंने लिखा था, लेकिन नहीं, इससे भी अधिक मात्रा में यहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है, यानी कि पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही साइंस के रखे जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्लास आपके लिए सफिशिएंट है, तो आपके ग्रुप डी एग्जामों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तो आइए क्लास को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है उसका किसका उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये चीज़ आपसे पूछेगा, तो अपवर्तन का। किसका? अपवर्तन का। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हीरे के चमक में किसका योगदान नहीं है। ठीक है, तो हीरे के चमक में किसका योगदान नहीं है, तो आप कहिएगा सर हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचक और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा सही हो जाता है। आइए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, यह चीज़ आपसे पूछेगा, तो जैसे कि 1.0003 कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछने वाला है कि इनमें से कौन सा गर्मी की प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर मात्रा में पूछे जा रहे हैं कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या हो जाती है, तो जल में प्रकाश की गति हमारा 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाता है। कभी कभी ये चीज़ें भी रखा जा सकता है, तो निर्वात से संबंधित कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात को क्या कहा जाता है, तो गति का अनुपात को क्या कहा जाता है, तो आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा सही हो जाता है। अगला बात करें तो क्वेश्चन के किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा क्या होता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक हो जाता है। प्रश्न अगला कीजिएगा कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं, तो भाई रात में टिमटिमाते हैं, यह आपका आंसर नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी। अगला प्रश्न है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना किसी कारण से होता है, तो इसको शॉर्ट लिस्ट करके आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक तरह से क्वेश्चन रूबरू करना बिल्कुल अति आवश्यक हो जाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक हमारा सही हो जाता है, अपवर्तन के कारण से क्या हो जाता है, रात में तारे टिमटिमाते रहते हैं। प्रश्न अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण होती है, तो यह झुक जाती है किस ओर, यह झुक जाती है किस ओर, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अविलंब से दूर और तीव्र गति से हो जाता है। प्रश्न अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लगा हुआ है। प्रश्न कहा जा रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या हो जाता है, तो बड़ा प्रतीत, तो इसका कारण से होता है प्रकाश का अपवर्तन हमारा सही प्रश्न का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाता है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा 2.42 हो जाता है, 2.42 हमारा सही हो जाता है। प्रश्न अगला देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है, दृष्टिगत रूप से कम सघन हो जाता है, तो हमारा आंसर निकल कर जाता है हवा। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहा जा रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, तो अपवर्तन हमारा सही हो जाता है। प्रश्न अगला देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह धीमा तथा हो जाता है क्या, धीमा तथा हो जाता है क्या, तो हमारा नॉर्मल की ओर झुक जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है किस ओर, यह झुकता है समान की ओर, धीमा हो जाता है, समान की ओर क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। प्रश्न इस प्रकार से आपको अधिकतर मात्रा में पूछा जाता है, जो कि अभी दिया गया है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हाँ, न्यूटन के नियम हमने पढ़ाया आपको, न्यूटन से अधिकतर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है बढ़ जाती है, क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितना देरी हो सकती है, लगभग कितना देरी हो सकती है, तो आपका आंसर हो जाता है 2 मिनट देरी हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने जाने में
देखे जाने में सक्षम होने के बीच क्या समानांतर कितना होता है, तो सक्षम होने के बीच में क्या समानांतर, तो 2 मीटर और 2 मिनट हमारा सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है किस रूप में, धीमा तथा हो जाता है किस रूप में, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है कम घनत्व के माध्यम के परिवर्तित हो जाता है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तन सूचकांक के सही अवरोही क्रम को दर्शाया जाता है, या बाएं से दाएं के रूप में यह जाता है, किस रूप में, बाएं से दाएं के रूप में, तो आपको बर्फ, किरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। अगला, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाता है, तो हवा। क्या हो जाता है, हवा हमारा सही बिल्कुल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, तो सभी एक ही सतह पर क्या होते हैं, तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों। चलिए अगला बात कर लेते हैं, किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है, तो किसके कारण से आकाश में तारा टिमटिमाता है, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। अगला बात कर ले क्वेश्चन की ओर कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, झुकाव को क्या कहते हैं हम लोग, तो झुकाव को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है, किसके प्रभाव से होती है भैया, तो हमारा आंसर होता है अपवर्तन। क्या हो जाता है, अपवर्तन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेगिस्तान में यात्रियों के अक्सर पानी फैलने वाले दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इससे क्या कहा जाता है, वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे हम लोग मृद मरीचिका कहते हैं, मृद मरीचिका कहते हैं। प्रश्न देखिए अगला, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डॉट स्थान पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है, तो 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे F1 और O के मध्य हो जाता है। अगला, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, तो 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर। अगला, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है उसे क्या कहते हैं, बीच में पतला और परिधि के पास क्या होता है, मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। प्रश्न अगला देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति का गणना क्या हो जाएगा, शक्ति की गणना 2D हमारा हो जाता है, 2D हमारा सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। इसकी क्षमता को ज्ञात करना है तो आपका आंसर हो जाता है 0.4D, 0.4D। यहाँ पे P बराबर क्या हो जाता है, क्षमता P बराबर 1/F का फॉर्मूला लगाइएगा, आपका काम बन जाता है, तो 1.2.5 लगाइएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ जाता है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी, तो 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाता है, आंसर निकलता है 15 सेंटीमीटर। देख लीजिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर है तो वास्तविक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एक लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है, बिना किसी विचलन के क्या हो जाता है, निकल जाती है। हमारा आंसर हो जाता है प्रकाशिक केंद्र, हमारा आंसर क्या हो जाता है, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है, छवि का आकार क्या हो जाता है, छवि का आकार हम लोग पूर्ववत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक लेंस की शक्ति डॉट स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, डॉट स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमेशा, तो भाई यहाँ पे फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, लेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा इस प्रकार से, अगला प्रश्न है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है, ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना अधिक मात्रा में रहती है, तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आंसर कीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे दोनों अवतल ही होना चाहिए, क्या हो जाएगा, दोनों अवतल ही होगा,
तो इसलिए आपको अवतल ही होगा। लीजिए, एक अवतल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता डायोप्टर में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा। डायोप्टर में आपका 4D हो जाएगा, जैसे 50 का आएगा तो इसे 25 का आएगा तो 4D कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, अवतल लेंस की नापकीय लंबाई कितनी होती है। अवतल लेंस की नापकीय लंबाई ऋणात्मकता होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। ये चीज़ आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या आएगा, अभिसरण। याद रखिए क्वेश्चन, अभिसरण या बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती है या प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है फोकस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब वस्तु को डॉट स्थान पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कोई भी प्रतिबिंब क्या होगा, नहीं बनेगा, तो आपका फोकस बिंदु हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है, तो आप कहिएगा मिट्टी का, ठीक है। अगला प्रश्न फिर से कि एक लेंस जिसकी पावर +2D है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक लेंस में +2.0D है तो लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई कितनी होती है, तो 156 का आंसर क्या हो जाता है, उत्तल हो जाएगा। और कितना होगा, तो 0.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि रूट प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। कारण है कि यह बहुत लंबा एग्जाम चलने वाला है। तो 1/b - 1/u = 1/f, ये यहाँ पे लेंस का फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। दर्पण का फार्मूला प्लस में हो जाएगा, लेंस का माइनस में। अगला है लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो 158 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है आपको फोकल लेंथ या नाभकीय लंबाई उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला है यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0D है तो यह क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाता है उत्तल लेंस हो जाता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो 2f1 के सामने रखिएगा तो आपका आकार वास्तविक बन जाएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो कि अपवर्तन के बाद निकलेगी उसको क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है बिना किसी विचलन के। अगला बात कर लेते हैं किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने है तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। सुधारने तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सुधारने तो हम लोग अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। वही अगला प्रश्न है कि लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों को द्वारा किया जाता है, तो भाई साहब अवतल हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दोष दृष्टि दोष कहते हैं या कहा जाता है, इसे कैसे सही किया जा सकता है, तो यहाँ पे 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का उपयोग करके। प्रश्न नंबर अगला है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं। स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसको मायोपिया हम लोग कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों को द्वारा किस लेंस का उपयोग करने के लिए सुझाव दिया जाता है, तो उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का। और यहाँ पे ध्यान रखिए कुछ बीमारियाँ और कुछ यहाँ पे उसके प्रयुक्त लेंस के बारे में बताया गया, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है जिसमें क्या लगाया जाता है, उत्तल लेंस। अब मायोपिया डायरेक्ट कहिए तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है जिसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष कहेगा तो उसको द्विफोक्सिक कहेंगे। और यहाँ पे बेलनाकार किसका इस्तेमाल करें, दृष्टि वैषम्य अभिविन्दुकता का प्रयोग में। उसी का यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है क्या, तो 167 नंबर प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा आप सभी के बीच में, मायोपिया। अगला प्रश्न है कि मानव आंखों के निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो मायोपिया कहते हैं। अगला है दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग किया जाता है और किससे ठीक किया जा सकता है, तो आपका ये उत्तल लेंस के द्वारा।
हमने ऊपर बता दिया था सारा चीज़। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। तो क्या हो जाता है? तो 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव आंख में मौजूद डॉट स्थान अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र से होता है, तो आपका आंसर हो जाता है पीला। नेक्स्ट है आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की क्या हो जाता है? तो आंसर निकल के आ जाता है समंजन क्षमता, हमारा सही हो जाता है समंजन क्षमता। अगला दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? तो रेटिना के पीछे बन जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, तो प्रकाश आंख में प्रवेश करता है किस रूप में? तो कॉर्निया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और CFL इसकी वजह से ले रहे हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है क्या? ऊर्जा दक्षता। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न कहा जा रहा है इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, केवल उत्तल लेंस के माइक्रोस्कोप में। अगला देखिए यहाँ पे टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको किसी प्रकार की यहाँ पे बातें नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिल जाए। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे का पहनने चाहिए। 3D की बात की जाती है, नॉर्मल की नहीं। तो 3D में हम लोग जब भी देखते हैं तो रंगीन चश्मा लगाया जाता है जो कि आंखों मानव का महसूस नहीं किए जा सकते। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप के अंदर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशा का। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो ऑप्टिकल लेंस इनमें से स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। अगला है कि डॉट स्थान में रंग विचलन सबसे कम होता है किसका? विचलन की बात की जा रही है तो विचलन की बात करेंगे हम लोग लाल का सबसे कम हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है कि सूर्य की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो कौन विभाजित करेगा? तो करेगा प्रिज्म। प्रिज्म में 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे थे प्रिज्म से कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन आएगा। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है? तो भाई साहब यहाँ पे प्रिज्म जो होता है ना, उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितिर बितिर हो जाता है। क्या हो जाता है? छिड़काव होता है, यानी कि फैल जाता है। ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। वर्णक्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो 183 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। बैगनी और लाल। यहाँ पे सारे स्पेक्ट्रम का यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे यहाँ पे दिए गए बैगनी और लाल निर्माण करता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे 7 रंग दिए गए हैं। 7 रंग जैसे कि यहाँ पे बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे ऊपर बैगनी, सबसे नीचे लाल और बीच में हरा हो जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला है जल के बिंदु से होकर इंद्रधनुष बनता है। जल के बिंदु से होकर इंद्रधनुष बनता है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रतिबिंब और अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण के बाद कम विचलित होता है? परिक्षेपण अगर किया जाए तो विचलन में कम थोड़ा सा होता है, तो लाल हमारा सही हो जाता है। कलर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? यानी कि यहाँ पर बात की गई तरंग दैर्ध्य से, तरंग दैर्ध्य हमारा सबसे अधिक क्या हो जाता है? लाल का हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण होता है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, उसका प्रक्षेपण क्यों होता है? तो उसका प्रक्षेपण क्यों होता है? तो प्रक्षेपण हो जाता है हमारा श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरता रहता है। ये चीज़ आपका आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? आइए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है? कौन कम विपतित होता है? तो आंसर हो जाता है लाल। इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो हमका आंसर निकल के देता आइजैक न्यूटन। हमारा समझता न्यूटन से क्वेश्चन पूछे जा रहे लगातार आपके एग्जामों में।
तो इस तरह से इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हमने आपको। इसके बाद में आपको तुरंत आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री और यहाँ पे साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस सारे समाप्त कर दीजिए। मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।